वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग आगामी प्राथमिक भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस के क्रम में हमारे विषय पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पहले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि है हमारा पृथ्वी की संरचना। ठीक है ना। ये हमारा पहला टॉपिक, इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी पृथ्वी की संरचना में। तो सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी जो है ये क्या है कि अंदर से 3 परतों में विभाजित है। तो पृथ्वी की जो संरचना है वो किन-किन परतों में विभाजित है? वो है भूपर्पटी में, मेंटल और क्रोड में। तो आपका भूपर्पटी जो होता है ये सबसे ऊपर की परत होती है आपकी भूपर्पटी। उसके बाद आपका मेंटल आता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका आता है कोर, ठीक है ना? तो भूपर्पटी वाली जो परत है इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो भूपर्पटी ये सबसे ऊपरी परत है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो आपकी भूपर्पटी कहलाती है। ठीक है। यह पृथ्वी की सबसे पतली जो है ठोस परत है। ठीक है ना। अगर आपका इस तरह से आपका पूरा जो है ये पृथ्वी को अगर इस तरह से काटा जाए तो आपके सबसे कम जो पतली परत है, ठीक है ना, ये आपका क्रस्ट होता है। उसके बाद आपका मेंटल होता है। फिर उसके बाद आपका कोर होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका कोर होता है, ये बीच में आपका मेंटल हो गया। जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो मेंटल का होता है और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम आपके भूपर्पटी का ही होता है। और ये जो भूपर्पटी है ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर के बनी होती हैं। भूपर्पटी की जो मोटाई होती है ये भिन्न-भिन्न स्थानों पे भिन्न-भिन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए जब समुद्र की तलहटी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे तो पहले से ही आपका गहरा हुआ है। तो अगर आपका भूपर्पटी यहाँ तक है, ठीक है ना, तो इसको इतनी ही जगह मिलेगी। तो समुद्र के जो भीतर गहराई होती है भूपर्पटी की वो होती है 4 से 7 किलोमीटर। महाद्वीपों की जो भूपर्पटी होती है वो औसत 35 किलोमीटर या फिर कहीं-कहीं आपको मिलता है क्या 34 या 35, ठीक है ना, इसी तरह से मिलता है। तो इतनी जो है मोटी होती है। और पर्वतों के नीचे जो इसकी मोटाई होती है भूपर्पटी की वो लगभग 70 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि पर्वत जो है काफ़ी आपके भारी होते हैं तो इसके नीचे जो इसकी भूपर्पटी की मोटाई होती है ये आपकी काफ़ी लंबी तक होती है, आपकी 70 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जो आपका औसत जो आपका होता है भूपर्पटी की औसत मोटाई जो होती है वो आपकी 35 किलोमीटर ही मानी जाती है। ठीक है। तो भूपर्पटी का औसत घनत्व जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो औसत मोटाई तो लगभग जो है 34 से 35 किलोमीटर तक, ठीक है ना। और औसत घनत्व कितना होता है? तो औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब जो आपकी भूपर्पटी होती है यानी कि जो सबसे ऊपरी ऊपरी परत होती है उसमें सिलिका, ठीक है, और एल्यूमीनियम पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण जो है जो भूपर्पटी होता है उसको सियाल भी कहा जाता है। इसके बारे में अभी नीचे हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। जो भूपर्पटी होता है वहाँ उसको जो है सियाल भी कहा जाता है। एसआई से आपका सिलिका आप याद रखेंगे और एल से आपका एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पदार्थ जो है भूपर्पटी में आपके पाए जाते हैं। और भूपर्पटी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है ना, ये आपके कुछ तत्व जो है भूपर्पटी का निर्माण करते हैं मिलके। इनमें जो सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है वो क्या है? ऑक्सीजन। ये आप याद रखेंगे, ये पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो आपके एग्जाम में नहीं, मतलब और एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। ओके। तो ऑक्सीजन जो है ये भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मेंटल के बारे में देखते हैं कि मेंटल क्या होता है। तो आपका पहला परत परत क्या हो गया? तो पहला परत आपका पतली परत होती है, वो क्या थी आपकी? भूपर्पटी थी, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह से अगर पृथ्वी को काटा जाए तो इसके बीच में आपका ये आपका मेंटल वाला पार्ट आएगा और सबसे लास्ट में आपका कोर आता है, ठीक है ना। तो भूपर्पटी यहाँ पे है, उसी के जस्ट नीचे आपका क्या होता है? मेंटल वाला होता है, मेंटल पार्ट। और यह बहुत अधिक मोटी परत होती है। इसी को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ये भूपर्पटी के नीचे होता है और मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया कि भूपर्पटी लगभग जो है 35 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई जाती है। लेकिन जो आपका मेंटल होता है, मेंटल कितना है? मेंटल आपका औसत गहराई 35 है, ठीक है ना। अधिकतम आपका कितना भूपर्पटी को आप कहते हो क्रस्ट को? 100 तक। मेंटल जो है ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, ठीक है ना। और मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है वो कहलाता है आपका दुर्बलता मंडल, एस्थीनोस्फीयर। तो ये जो एस्थीनोस्फीयर है इस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मेंटल का ऊपरी भाग है ये क्या है? दुर्बलता मंडल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एस्थीनोस्फीयर लिखा है, यहाँ पे एक पतली सी पट्टी है, आपको दिख रही होगी। ये आपका क्या होता है? ये आपका दुर्बलता मंडल होता है। ये आपका ऊपरी मेंटल वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये ऊपरी मेंटल का पार्ट है, ये लोअर मेंटल का पार्ट है और पूरा मिला के क्या है? आपका
मेंटल वाला पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो मेंटल का ऊपरी भाग जो है ये क्या है, यहाँ पे होता है एस्थेनोस्फीयर यानी कि आपका दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल आपको क्यों जानना है, क्योंकि दुर्बलता मंडल क्या होता है कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है पृथ्वी पे, तो जो लावा लावा जो है वो धरातल पे आता है बाहर, यानी कि मैग्मा अंदर रहता है, फिर वो जब बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं लावा। तो जब वो धरातल पर आता है तो उसका स्रोत यानी कि वो कहाँ से निकलता है, तो वो दुर्बलता मंडल से ही आता है, यानी कि एस्थेनोस्फीयर से ही वो लावा जो है, मैग्मा जो है बाहर निकलती है, तो उसको कहते हैं हम लोग लावा, ठीक है ना। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वो लावा कहाँ से आती है, आपकी दुर्बलता मंडल से ही आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल। अभी आपने देखा कि अगर बीच में आपका मेंटल था, ये आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका बीच में आपका उसी के जस्ट क्रस्ट के नीचे आपका मेंटल है। तो मेंटल में भी आपका एक अपर मेंटल है, एक आपका लोअर मेंटल है, ठीक है ना। तो ऊपरी 700 किलोमीटर तक का आपका अपर मेंटल है। उसके बाद जो है शेष भाग उसके नीचे जो बचता है 2900 किलोमीटर तक का, वो आपका निचला मेंटल कहलाता है, ठीक है। मेंटल का औसत घनत्व कितना होता है, तो मेंटल का जो औसत घनत्व होता है वो 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मेंटल का औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कोर का आपको कितना बताया गया था, कोर का बताया गया था आपको 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और देखिए अब यहाँ पे आपका जो मेंटल होता है, यहाँ पे सिलिका और आपका मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। तो SI और MA है, ठीक है, Mg है, तो यहाँ पे आपको Ma मैग्नीशियम के लिए आपको यहाँ पे याद रखना आप लोग। इस परत को क्या बोलते हैं, तो इस परत को सीमा बोला जाता है, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया कि जो क्रस्ट था यानी कि आपका जो ऊपरी परत था, क्रस्ट था, वहाँ पे क्या था, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की जो है पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। क्रस्ट पे आपका सियाल था, सिलिका एल्यूमिनियम, और आपका मेंटल पे क्या है, सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, इस कारण इसको सीमा भी कहा जाता है मेंटल परत को। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे कि भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, मेंटल का पूरा पूरा अपर मेंटल नहीं, अपर मेंटल का भी जो ऊपरी भाग होता है ये, ठीक है ना, और क्रस्ट, ये दोनों मिलाकर के किसका निर्माण करते हैं, तो ये निर्माण करते हैं लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल का, ठीक है ना। तो ये स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि स्थल मंडल का निर्माण किससे किससे मिलकर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर के बनता है। और ये जो आपका स्थल मंडल होता है, इसकी मोटाई जो है 100 से 200 किलोमीटर के बीच में, 10 से 200 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि भूपर्पटी और मेंटल मिलकर ही लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, यानी कि स्थल मंडल का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की अधिकतर संभावना है। अब जो तीसरा पार्ट आता है वो क्या है, वो है आपका क्रोड। क्रोड क्या होता है, तो क्रोड पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक जो है कार्ट आपको दिखाई गई है पृथ्वी की, तो इसमें जो है आपका जो क्रोड होता है, ये आपका पूरा क्रोड है, ठीक है। और इसमें जो है अपर क्रोड और इनर क्रोड दोनों होता है, ठीक। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ये क्रोड दो परतों में विभाजित होती है। तो जो आपकी बाह्य क्रोड है, ठीक है ना, ये बाहर वाली क्रोड है, ये आपकी अंदर वाली क्रोड है। तो जो बाह्य क्रोड है ये कैसा होता है, तो ये होता है आपका तरल अवस्था में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि बाह्य क्रोड आपका किस अवस्था में होता है। तो जो ये बाह्य क्रोड है ना यहाँ पे, ये आपका तरल अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जबकि जो ये आंतरिक क्रोड है, ठीक, आंतरिक क्रोड आपका ठोस अवस्था में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप सोचोगे कि एकदम अंत में पूरा एकदम तरल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो बाह्य क्रोड है वो आपका तरल है, लेकिन जो आंतरिक क्रोड होता है वो आपके ठोस अवस्था में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पतली परत कौन है, तो वो आपकी भूपर्पटी आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का जितना दिख रहा है केवल इतना ही आपका भूपर्पटी है। और सबसे ज़्यादा मोटी परत किसकी होती है, तो वो आपका मेंटल होता है। उसके बाद सबसे अंदर कौन होता है, तो सबसे अंदर होता है आपका कोर, ठीक है ना, क्रोड होता है। और उसमें भी जो है आपका जो बाह्य क्रोड होता है वो तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड है वो आपके ठोस अवस्था में होता है पृथ्वी में, ओके। और क्रोड का औसत घनत्व कितना होता है, तो क्रोड का औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट का भी आपको कितना बताया गया, तो क्रस्ट का आपको बताया गया 2.7, ठीक। और आपका मेंटल का कितना बताया गया, तो मेंटल का आपका बताया गया 3.5 से लेकर के 5.5, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका घनत्व का क्या है, इकाई है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में जो है, अभी आपने देखा था क्रस्ट में क्या था, सियाल था, ठीक। उसके बाद आपका मेंटल में क्या था, सीमा था,
यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम था। अब जो है जो आपका कोर होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें होता है भारी धातुएं कौन कौन सी? एक तो निकिल होती है Na, और दूसरा होता है लोहा। लोहा यानी कि आपके फेरस होता है Fe, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका निकिल और Fe से बनी होती हैं, यानी कि लोहे से और निकिल से बनी होती हैं। इसी कारण के इस परत को क्या बोलते हैं? तो निफे बोला जाता है, ठीक है ना। निफे NiFe। तो आपका क्रस्ट हो गया सियाल, उसके बाद आपका मेंटल हो गया सीमा, उसके बाद ये आपका क्या है? ये आपका कोर है, तो कोर आपका कौन हो गया? निफे NiFe। ओके, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग यही चीज देख लेते हैं, खनिजों के आधार पर आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ओके, खनिजों के आधार पर पृथ्वी की परतों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा सियाल, ठीक है। सियाल यानी कि आपका सिलिका और एल्यूमिनियम, ये आपका किस में पाया जा रहा है? ये आपका क्रस्ट में है, देखिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा आपको बताया गया सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। तो सीमा आपका जो है किस में पाया जा रहा है? तो ये आपके मेंटल में होता है, ठीक। तो मेंटल वाली परत में जो है क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। उसके बाद जो आपका लास्ट में है वो है आपका नीफे। नीफे यानी कि निकिल और फेरस, तो ठीक है ना। तो निकिल और फेरस, आपका निकिल और फेरस कहाँ पे है? तो ये आपके है आउटर कोर में, या कोर, आउटर कोर नहीं, मतलब कि आपके कोर में पाया जाता है। लोहा और निकिल की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपका खनिजों के आधार पर इनका वर्गीकरण हो गया। अब आइए देखते हैं कार्नाड असंतात्य, कुछ जो है आपके डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं इसमें, ठीक है, भूकंप के आधार पर। तो आइए इसको देख लेते हैं। कार्नाड असंतात्य आपसे पूछा जाता है ये, कि ये किसको किसको अलग करती है, ठीक है, या फिर किसके किसके बीच में पाई जाती है। तो आप इसको ध्यान से आप याद रखेंगे कि जो आपका कॉनराड असंतात्य है, यानी कि कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ये ऊपरी भूपर्पटी को निचले भूपर्पटी से अलग करती है, ठीक है ना। तो ये कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जो है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके भूपर्पटी पे ही पाई जाती है। यानी कि भूपर्पटी को भी अगर आप दो भागों में बांट दो, ठीक है, एक तो सबसे पतली परत है, तो इनके बीच में जो है यहाँ पे आपकी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी होती है। ऊपरी भूपर्पटी को निचले भूपर्पटी, यानी कि अपर क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है, कॉनराड आपका डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद आप मोहो, मोहो बहुत बार पूछा जाता है, तो मोहो कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में, आप इसको ध्यान जरूर रखेंगे। ये भूपर्पटी को मेंटल से अलग करती है, ठीक है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है? तो ये आपका यहाँ पे है, जस्ट आपका जहाँ पे क्रस्ट खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी है। ये क्या करती है? ये क्रस्ट, ये आपके क्रस्ट को जो है मेंटल से अलग करती है। और मेंटल में भी आपका कौन सा मेंटल? तो अपर मेंटल, क्योंकि आपके क्रस्ट के जस्ट बार तो अपर मेंटल रहेगा, लोअर मेंटल तो नीचे होता है। तो क्रस्ट से अगर अलग कर रही तो अपर मेंटल से ही अलग करेगी। ओके, तो ये आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी हो गया। ओके, भूपर्पटी को मेंटल से अलग कर रहा है। इसके बाद अगला है आपका रेपेटी असंतात्य। तो ये क्या है? तो ये आपका रेपेटी जो आपका डिसकंटिन्यूटी होती है, ये मेंटल को जो है अलग करती है, अपर मेंटल को निचले मेंटल से। देखिए, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन अलग कर रहा था? तो वो था कॉनराड। और मोह क्या कर रहा था? तो क्रस्ट को जो है मेंटल से ही अलग कर रहा था। अब इसमें जो है अपर मेंटल को लोअर मेंटल से कौन अलग कर रहा है? तो वो है आपका रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद अगला है आपका गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो गुटेनबर्ग आपका मेंटल को जो है ये कोर से अलग करता है। तो मेंटल में भी कौन सा मेंटल? तो नीचे तो आपका लोअर मेंटल होगा, जस्ट उसी के बाद आपका आउटर कोर ये होगा, ठीक है ना, यानी कि निचला मेंटल और बाह्य कोर, ठीक। तो ये आपका यहीं पे होगा। तो गुटेनबर्ग जो है ये मेंटल को कोर से अलग करती है, या फिर आप पूरा बोलोगे तो आप बोलोगे कि निचले मेंटल को ऊपरी जो है कोर से, बाह्य कोर से अलग करती है। ओके, गुटेनबर्ग भी आपसे अच्छा खासा एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा आपसे जो और पूछा जाता है वो पूछा जाता है लेहमैन असांतत्य, यानी कि लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये क्या करता है कि ये क्रोड को ही दो भागों में विभाजित करता है, ठीक। तो लेहमैन जो है ये क्रोड को दो भागों में, यानी कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में विभाजित करता है, या फिर आप कह दो कि बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करता है। तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है? तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी देखिए यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका आउटर कोर हो गया, ये आपका इनर कोर हो गया, इसको अलग करती है, आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है, कौन सी? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पृथ्वी के ऊपरी सतह के से केंद्र की दूरी, यानी कि आपका ऊपरी सतह से केंद्र की दूरी का मतलब, अगर ये पृथ्वी है तो ये आपका ऊपरी सतह हो गया, यहाँ से केंद्र मतलब यहाँ पे बीच में केंद्र होता है, इसकी दूरी, यानी कि ये क्या पूछ रहा है? ये आपकी त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह से केंद्र की दूरी अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। ये आपके क्लास 11th की बुक में 6370 किलोमीटर दिया है, जबकि आपके क्लास 7th की बुक में 6371 किलोमीटर दिया है। लेकिन आप लोग किसको फॉलो करेंगे? आप लोग इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्लास 12th तक की चीज़ें आपको पूछी जाएंगी।
ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर क्या होगा? तो जब आप ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपरी सतह से आप केंद्र की ओर बढ़ोगे तो तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। देखिए घनत्व तो अभी आपने पढ़ा, आपने क्रस्ट का घनत्व कितना पढ़ा? 2.7। उसके बाद आपका आता है मेंटल आता है। मेंटल का आपने क्या पढ़ा? 3.5 से 5.5। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में कोर आता है, ठीक है ना, सबसे अंदर आपका कोर आता है। उसका आपने कितना पढ़ा था? तो कोर का आपका 13 था। तो ये तो आप घनत्व तो आपका बढ़ रहा है, ठीक, तो घनत्व तो आपका बढ़ रहा है, ये तो अभी आपने पढ़ते हुए देखा। ठीक है, तापमान भी बढ़ता है। तापमान कैसे बढ़ता है? तो तापमान जो है, जब आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाओगे तब आपका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जितना आप 32 मीटर की गहराई पे जाते रहोगे उतना तापमान 1 डिग्री बढ़ता जाता है पृथ्वी के नीचे जाने पर। ओके, तो तापमान भी बढ़ता है, आपका दाब भी बढ़ता है। पृथ्वी के नीचे जाओगे तो आपका दाब भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ता है, लेकिन आयतन में कमी आती है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना कि ताप, दाब और घनत्व तो बढ़ेगा, लेकिन पृथ्वी के केंद्र की ओर जब जाओगे तो उसके आयतन में कमी आती है। और प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने से क्या होगा कि 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ओके, अगला है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो औसत घनत्व होता है इसका 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो ये आप सीधा सीधा याद रखना 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या जस्ट अभी अभी आपको बताया गया, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको त्रिज्या क्या बताई गई है, आप पीछे मुड़ के मत जाइए, ठीक है ना, अभी आप कमेंट करिए। पृथ्वी के समस्त आयतन का 0.5% क्रस्ट, 83% मेंटल और 16% कोर पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा आयतन किसका होता है, क्रस्ट का, मेंटल का या फिर कोर का? तो सबसे अधिक आपको पहले से ही बता रहा हूँ जब से वीडियो स्टार्ट किया कि सबसे ज़्यादा क्या है, मेंटल आपका पाया जाता है। तो पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% आपका मेंटल और सबसे कम यानी कि सबसे पतली परत आपको बताई गई कि क्रस्ट थी, तो सबसे कम ये पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका कोर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जो पाई जाती है वो है आपका मेंटल। ओके, पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का जो है विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे जो है चट्टानें पाई जाती हैं, तो चट्टानों की जो आयु ज्ञात की जाती है वो यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात की जाती है। ओके, तो ये भी याद रखना। तो ये हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और मैं आगे भी वीडियो इस तरह से बना पाऊँगा। नहीं तो अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं तो मुझे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो कि इसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मुझे आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तक अभी अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ वीडियो अच्छा था, ताकि मैं इसको आगे भी बनाऊँ। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।